नमस्कार। नववर्ष की पावन वेला में आप सभी अभिभावकों, मित्रों, साथियों और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं भरत कोराना तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य हिंदी व्याकरण। सामान्य हिंदी व्याकरण के वे पहलू जिनके ऊपर हम बात करेंगे और उसमें से सबसे पहले आते हैं एक बार, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जनरली हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये 5वीं छठी से शुरू हो जाता है टॉपिक। पर फिर भी अगर एक बार इसके मूल से देखें तो कुछ चीज़ें नई पैदा होती हैं, कुछ चीज़ें नई तैयार होती हैं और उन्हीं बिंदुओं से हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि एक है वर्ण, एक है शब्द और तीसरा है वाक्य। ठीक है, एसआई के पेपर में प्रश्न आया था, वाक्यों के समूह को वर्ण कहा जाता है। वाक्यों के समूह शब्दों के समूह को वर्ण कहा जाता है, जबकि वो गलत था। गलत इसलिए क्योंकि चलो देख लेते हैं यहां पे कि जैसे क है, ख है, ग है, इनको हम वर्ण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जब हम इनको वर्ण कह सकते हैं, थोड़ी साइज इसकी बड़ी कर लेता हूं, ठीक है, इनको हम वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, बात उसमें चल रही है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, कहा तो जाता है पर अगर उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से देखें तो नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो क, म और ल, ये एक शब्द बन गया। क्या बन गया साहब? ये शब्द बन चुका है। ठीक है, पर परिभाषा ये कहती है, मानक हिंदी व्याकरण ये कहती है कि इसको हम उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि जैसे ये डाल दिया मैंने, है ना, ये क्या है? हालांकि इसके अंदर वर्ण तो सम्मिलित है ना, ये वर्ण आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये, पर इसको मैं प्रॉपर एक शब्द नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। और फिर मैं इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते ये जोड़ दिया, ये वर्ण 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 जोड़ दिए मैंने। ठीक है, फिर मैंने ये वर्ण मैंने जोड़ दिए, प प प वर्ण जोड़ दिया, ना वर्ण जोड़ दिया, च च च च वर्ण जोड़ दिया। तो इसको मिला करके मैं अगर एक सेंटेंस में लिखूं, एक सीक्वेंस में लिखूं, तो इसको मैं प्रॉपर रूप से वाक्य नहीं कह सकता, क्योंकि वाक्य के लिए परिभाषा यह है कि शब्दों के सार्थक समूह को, है ना, सार्थक, सधन अर्थक, सार्थक, जिसका अर्थ है वो सही निकले, उसको मैं या उसको आप शब्द कह सकते हैं और इसके पूरे समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। वरना हम उसको वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे इसको जोड़ दिया, फिर आगे इसको ले आओ, फिर इसको, फिर इसको। चलो वर्ण तो है इसमें, भाई वर्ण तो है, वर्ण क्यों नहीं है? वर्ण तो है ही है, वर्ण तो है ही है। अरे भाई साहब, अभी आना था क्या फोन? ठीक है, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। हेलो, क्लास में हो? हाँ, ठीक है, साइलेंट रखना था, साइलेंट हुआ नहीं है। चलो माफी चाहते हैं, कॉल आ गया था बीच में। देख, समझने की कोशिश करना। हट जा भाई, हट जा। ठीक है, जैसे मैं अगर जोड़ देता हूं, च च च च जोड़ दिया, च च च च च च च, ठीक है, आना 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 आना, ठीक है, ठीक है, इनको मैंने जोड़ दिया। वर्ण तो है इसमें, भाई वर्णों के समूह को अगर शब्द कहा जाता है तो वर्ण तो है। ठीक है, इसमें भी वर्ण है और इसमें भी वर्ण है, तो इसका मतलब ये शब्द बन गया, ये शब्द बन गया और ये शब्द बन गया। तो अब तो इसका वाक्य का निर्माण होना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? वाक्य का निर्माण। परंतु ये हम वाक्य नहीं कह सकते, इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते दोस्तों? इसलिए नहीं कह सकते कि इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। सार्थक अर्थ
नहीं निकल रहा है। अब मेरी बात देखिए, क वर्ण है, म वर्ण है और ल वर्ण है, शब्द बन गया कमल। ठीक है, मैंने घ वर्ण लाया और र वर्ण लाया तो क्या आ गया, घर, और जा वर्ण, कमल घर जा। ठीक है साहब, ये आ गया। ठीक है, तो इसका अर्थ जरूर निकल रहा है, कमल नाम का एक लड़का है और वो उसको कह रहे हैं भाई तू घर जा, या फिर घर जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके और इसके अंतर में काफी, इसके अंदर बीच में जो भेद है वो काफी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, पर इसका जो है वो एक मानक अर्थ निकल रहा है कि कमल घर जा। इसको भी आप वाक्य कह सकते हैं, पर वाक्य के डेफिनेशन में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका अर्थ नहीं है, पर इसका अर्थ है। तो बात मुद्दे की ये थी कि वर्ण जुड़ करके शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्द जुड़ करके वाक्य का निर्माण होता है, पर शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। और ये एसआई के पेपर में प्रश्न बना था। ठीक है, आने वाले सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बहुत सारे जो पेपर्स हैं उनके अंदर इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण हो सकता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। ठीक है, अब दूसरी बात, एक और प्रश्न पूर्व भर्ती में एक बार आया हुआ, उसी प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं कि एक प्रश्न आया था, हट जा भाई, ये तो भेजा मारी वाला काम है ना, हट गया। ठीक है, अच्छी बात। ऐसे हटा देते हैं, और तो क्या। अब समझने की कोशिश करना। एक बार जो प्रश्न बना था वो प्रश्न इस प्रकार से बना था कि वर्ण की बड़ी इकाई कौन सी है, वर्ण की बड़ी इकाई कौन सी है। तो वर्ण एक स्वतंत्र है। वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण तो आजाद है, क है वो वर्ण है। ठीक है, अ को भी हम वर्ण के अंदर डाल सकते हैं, यानी स्वर और व्यंजन जो दोनों हैं, स्वर और व्यंजन, इन दोनों को हम वर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही वर्ण हैं। ठीक है, स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो ये अकेला है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, अभी एक होने के कारण, अकेला होने के कारण ये वर्ण कहलाएगा। सामान्य से मतलब देसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, देसी तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, ये वर्ण है, ये अपने आप में अधूरा है, पर इससे जस्ट बड़ा है उसको हम शब्द कहेंगे। जैसे अ न ल, ठीक है, ये बन गया। तो ये इसको हम शब्द का क्या कहेंगे? अब शब्द कहेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत 1, 2 और 3 तरह का वर्ण मिल चुके हैं। ठीक है, अब इससे जो बड़ा है वो वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वर्ण, यहां पे आ जाएगा शब्द और यहां पे आ जाएगा वाक्य। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। देखते हैं कि अब इससे जो बड़ा है वो तो शब्द है, और शब्द से भी बड़ा कौन है? वाक्य है। तो प्रश्न बना हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है कि वर्ण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो वर्ण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वाक्य कहलाएगी। कौन सी होगी? वाक्य। वाक्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी वो वर्ण कहलाएगी। याद रखना, कौन सी कहलाएगी? वर्ण। ठीक है, अब प्रश्न बन सकता है, ऑप्शंस में वर्ण, वाक्य है ही नहीं, और प्रश्न बन सकता है कि वर्ण की बड़ी इकाई, तो फिर वर्ण की बड़ी इकाई कौन सी कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। शब्द की छोटी इकाई तो वर्ण कहलाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों को आप बना दीजिए, जो जहां पे जैसा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं उस प्रश्न का वहां पे आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, ये आ गया वर्ण, ये आ गया आपके शब्द, और शब्द के बाद में ये आ गया वाक्य। सबसे बड़ा तो ये, सबसे छोटी ये। ठीक है, और शब्द की सबसे बड़ी वाक्य, और शब्द की छोटी इकाई वर्ण। इस बात का आप विशेष ख्याल रखना, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्दों के भेद। किसको देखेंगे? शब्दों के भेद। तो शब्दों के अलग अलग भेद बताए गए हैं दोस्तों। कोई प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बताए हैं,
कहीं पर रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताए हैं, कहीं पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताए हैं। किसके? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और हमें बात करनी है प्रयोग के आधारित जितने भी शब्द हैं उनके प्रकार क्या हैं या फिर वो कौन कौन हैं, उनके बारे में हमें देखना है। प्रयोग आधारित, रचना आधारित, उत्पत्ति आधारित, ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे। और हमारा जो मुद्दा है कि प्रयोग आधारित जो शब्दों के प्रकार हैं, किसके आधार पे, कि उनको किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग आधारित शब्दों के प्रकार, आधारित शब्द। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है हिंदी में, जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरे विषयों से मैंने जो पढ़ा है उसके अंतर्गत कहते हैं कि प्रयोग आधारित जो शब्द है उसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार हो जाएगा विकारी शब्द। कौन सा? विकारी शब्द। और दूसरा कौन सा कहलाएगा? अविकारी शब्द। हालांकि क्लास इसकी कॉलेज में तो मैंने ली थी, ठीक है, और जनरली हिंदी में इनको हमने पढ़ लिया होगा, पर ये उन बच्चों के लिए है जो नियमित रूप से कहीं न कहीं एब्सेंट है या फिर दूरस्थ बैठे हैं। दूरस्थ शिक्षा के रूप में ये बिल्कुल सार्थक वीडियो साबित होगा। और मेरे उन दोस्तों के नाम जो ढूंढ रहे होंगे कि भाई ये विकारी अविकारी क्या है, जिन्होंने डायरेक्ट संज्ञा पढ़ रखा है, जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा है, तो उनके लिए ये है। तो आप बिल्कुल मन से और दिल से इस वीडियो को देखना, ठीक है। अब विकारी शब्द का मतलब होता है जिसके अंतर्गत विकार पैदा होता है। विकार का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव, चेंज। जिसके अंतर्गत अगर चेंज हो जाता है उस बदलाव को हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिसके अंतर्गत किसी तरह का बदलाव नहीं होता दोस्तों, उसको हम अविकारी कहेंगे। कौन सा कहेंगे? अविकारी, ठीक है। विकार का मतलब लिंग आधारित भी हो सकता है। जैसे लड़का था और उसका मैंने क्या बना दिया, हालांकि मैं कौन होता हूं बनाने वाला, पर लड़का का क्या हो गया? लड़की। तो ये लिंग आधारित परिवर्तन इसके अंतर्गत हो गया। तो ऐसे शब्द जिसके अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकारी। और जिनके अंतर्गत किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहेंगे? अविकारी। और जिसके अंतर्गत बदलाव हो जाएगा उनको हम क्या कहेंगे? विकारी। विकार से शब्द, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और विकार से बना है विकारी। आगे देखते हैं विकारी शब्द क्या है। मतलब प्रयोग आधारित शब्दों के प्रकार होते हैं दो। पहला हो जाएगा विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। अब हम देखते हैं विकारी शब्द। क्या देखते हैं दोस्तों? विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द उनको कहा जाता है जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होता है, जिनके अंतर्गत बदलाव आ जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का शब्द था, लड़का का लड़के भी बन गया, लड़का का लड़कों भी बन गया, लड़का का लड़की भी बन गया, लड़का का लड़कियों भी बन गया। इस प्रकार के जो बदलाव आए, इन बदलावों को हम विकार कहते हैं, इनको हम परिवर्तन कहते हैं। और ये तभी मुमकिन है, तभी संभव है जब इनके अंतर्गत किसी तरह का बदलाव हुआ है, इसलिए तो हम इनको विकारी कहेंगे। और हालांकि अगर इनको ढंग से देखा जाए तो ये सभी के सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द। तो इसका मतलब आपके पास में एक पॉइंट, एक नया क्लू मिला है कि जो संज्ञा शब्द है वो किसका पार्ट हो जाएगा? वो विकारी शब्दों का पार्ट हो जाएगा। इस बात को आप विशेष ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब जैसे मैं एक शब्द लिखूं प्राय, अब इसको आप बदलने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से मैंने वचन के आधार पर बदल दिया, लड़का का लड़कों कर दिया, बहुवचन कर दिया, यहां पे एक वचन था और यहां पे बहुवचन कर दिया, पर इसका प्रायों नहीं होता दोस्तों। ये जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहेगा, इस प्रकार का कोई निर्माण नहीं होता। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि इनके अंतर्गत किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब इसके अंतर्गत किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है कि इसको हम अविकारी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अविकारी। मतलब जिनके अंदर लिंग वचन कारक काल के आधार पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है।
विकारी और अविकारी दोनों ही शब्द प्रयोग आधारित शब्द के जो प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत शामिल है। इस बात को आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे प्रश्न यहां से सीधा बन सकता है आपका, और कई दफा बन चुका है। ठीक है, कि निम्न में से विकारी शब्दों में शामिल नहीं है। प्रश्न पहला आ गया संज्ञा, दूसरा आ गया क्रिया विशेषण, तीसरा आ गया क्रिया, और चौथा विकल्प अगर आपके पास में आ जाता है विशेषण। ये निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा एक भेद अन्य से भिन्न है? यहां पर प्रश्न आ सकता है निम्न में से विकारी शब्दों में सम्मिलित नहीं हो सकता या शामिल नहीं होगा। तो विकल्प नंबर आपके पास में ए है संज्ञा, बी है आपके पास में क्रिया विशेषण, सी है आपके पास में क्रिया, और डी है आपके पास में विशेषण। तो आप क्या करेंगे? आपका विकल्प क्या रहेगा? तो दोस्तों सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमने कहीं न कहीं देख रखे हैं, साथ में इनको हमने एक जोड़े के रूप में हमने इनको पढ़ रखा है, परंतु ये थोड़ा सा भिन्न है, ये थोड़ा सा इसके बीच में योजक हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है। तो विकारी शब्दों में क्रिया विशेषण सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, देखते हैं आगे की ओर। इधर देख लेते हैं हम विकारी शब्दों के भेद। किनके भेद? विकारी शब्दों के। ठीक है साहब, और इधर हम देख लेते हैं अविकारी शब्दों के भेद। किनके? अविकारी। ठीक है, यानी विकारी शब्दों के भेद कितने हैं और अविकारी शब्दों के भेद कितने हैं। सामान्य सा प्रश्न बन सकता है जिस प्रकार से रीट 2018 में बना था। ठीक है, सामान्य सा प्रश्न बन सकता है ना। आपसे पूछे ही नहीं कौन कौन शामिल है कौन कौन शामिल नहीं, सिर्फ प्रश्न इतना ही पूछ लें कि विकारी शब्दों के प्रकार कितने हैं, 4, 5, 8, 10। तो जब आप इनके नाम याद हैं कि इनके भेद में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि विकारी शब्दों के भेद हैं वो 4 है। और प्रश्न ये बन सकता है अविकारी शब्दों के भेद कितने हैं, तो दोस्तों सामान्य सा उत्तर हो जाएगा कि इसके भी भेद कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। प्रश्न ये बन सकता है कि प्रयोग आधारित शब्दों के कुल भेद कितने हैं। प्रकार तो हो जाएंगे 2, विकारी और अविकारी, और अगर इनके भेद समेत अगर पूछ लें तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। 4 तो विकारी शब्दों के और 4 ही अविकारी शब्दों के, है ना। इतना सोचने वाली जो बात ही नहीं है। अब आगे देखते हैं विकारी जो शब्दों के प्रकार है दोस्तों, वो पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है वो है विशेषण, और चौथा है वो हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, यानी विकारी शब्दों के जो प्रकार है वो 4 है। उसमें से पहला है संज्ञा है, दूसरा है वो सर्वनाम है, तीसरा है जो विशेषण है, और चौथा है वो क्रिया है। कोशिश करना कैसे, जैसे आप देखिए यहां पे राम सुंदर लिखता है, राम सुंदर लिखता है, या फिर इसको यहां से हल्का सा मिटा देते हैं, दूसरा बना देते हैं, एक वाक्य नया बना देते हैं। राम अच्छा खेलता है। राम खेल कैसे रहा है, अच्छा खेलता है। ठीक है, और एक सेंटेंस आ गया, वह होशियार है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, जो राम है वो राम क्या है, संज्ञा। राम क्या है, यहां पे राम संज्ञा है। ठीक है, सीधी सी बात है, राम संज्ञा। अच्छा है वो विशेषण है, अच्छा है वो क्या है, विशेषण। ठीक है, और यहां पे जो
खेलता है, खेलना या खेलता है, वो हो जाएगा क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया कहलाएगी ये खेलता। और ये सहायक क्रिया है, इसको छोड़िए। यहां पे जो वह आया है दोस्तों, ये वह सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। और जो होशियार है वो क्या है? विशेषण। ठीक है, गुणवाचक। और जो है वो है सहायक क्रिया। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, जिसको इंग्लिश में आप प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, तो अब मेरी बात देखने की कोशिश करना, मैं जो बता रहा हूं देखना कि सामान्यतः किसी वाक्य में एक साथ संज्ञा और सर्वनाम दोनों किसी एक ही कर्ता के साथ में प्रयोग नहीं किए जाते। जिस प्रकार से राम अच्छा खेलता है और आगे मैंने लिख दिया वह होशियार है, तो यहां पे जो वह आया है शब्द, इस वह को मैं सर्वनाम कहूंगा। क्या कहूंगा? सर्वनाम। और राम को मैं क्या कहूंगा? संज्ञा कहूंगा। तो संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर क्रिया, अर्थात इसका एक सीक्वेंस होता है। यहां तो संज्ञा आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे, और संज्ञा नहीं है तो फिर सर्वनाम आ जाएगा जहां से यहां पे है, और फिर विशेषण होता है, और फिर क्रिया होती है। क्रिया वाक्य के अंत में हुआ करती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में विशेषण का प्रयोग हो। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में केवल और केवल संज्ञा ही हो, सर्वनाम हो ही नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। तो वापस हम चलते हैं एक बार बैक की ओर, कि विकारी शब्दों की 4 प्रकार है। पहला जिसमें नाम आ जाएगा उसको हम संज्ञा कहेंगे, दूसरे नंबर पे है उसको हम सर्वनाम कहेंगे, तीसरे नंबर पे है उसको हम विशेषण कहेंगे, और चौथे नंबर पे है उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, 4 भेद है। और किसके? विकारी शब्दों की। किसके आधार पे? प्रयोग आधारित शब्दों के आधार पर। प्रयोग आधारित जो शब्द है उनके आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों को अगर हम बांट के देखें तो उसमें से पहला आ जाएगा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ठीक है, और उसी अविकारी के 4 भेद हैं। क्या भेद? कितने भेद है साहब? अविकारी शब्दों के भी कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। तो यहां पे देख लेते हैं अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी। अविकारी। तो अविकारी का जो पहला भेद है उसको कहेंगे संबंध बोधक। पहला है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा हो जाएगा क्रिया विशेषण, और चौथा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। किसको किसके ऊपर डालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विस्मयादि, विस्मय धन आदि बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी विकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं और अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। किनके? अविकारी। तो अविकारी शब्दों के जो 4 भेद हैं उनमें से प्रश्न बन सकता है निम्न में से सम्मिलित नहीं है, और इसकी जगह पे केवल क्रिया दे दे और विशेषण दे ही नहीं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि इसके अंतर्गत केवल और केवल यही सम्मिलित होते हैं। पहला होता है समुच्चय बोधक, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है क्रिया विशेषण, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। तो आज हमने सामान्य परिचय के रूप में देखा कि शब्दों के जो भेद होते हैं उनके अंतर्गत प्रयोग आधारित जो शब्दों को हम लेकर के आए, और प्रयोग आधारित शब्दों में से भी हमने देखा कि प्रयोग आधारित शब्दों के भी 2 भेद होते हैं। पहला विकारी हो जाता है, दूसरा अविकारी हो जाता है। विकारी के अंतर्गत उन शब्दों को शामिल किया जाता है जिनके अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है, जिसके आधार पर इसके जो भेद हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। और अविकारी के भी 4 भेद हो जाएंगे। पहला कहलाएगा समुच्चय बोधक। ठीक है, इसको किसी सीक्वेंस को भले ऊपर नीचे ले कोई फर्क नहीं पड़ता। समुच्चय बोधक, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा संबंध बोधक, तीसरा क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। और चौथा कहलाएगा वो
विस्मयादि बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो ये वाले इसके भेद हो गए इस प्रकार से। तो ये देखा हमने कि विकारी के अंतर्गत इनके अंतर्गत परिवर्तन होना ही होना है, पर इसके अंतर्गत किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे के वीडियो में हम और पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से इनके भेद हैं, किस प्रकार से ये आगे बदल रहे हैं, क्या हैं, किस प्रकार से हैं, उनको हम जरूर देखेंगे। और इसके रिगार्डिंग जितने भी जो प्रश्न बन रहे हैं मैंने बताए हैं, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप इन फ्यूचर के लिए ज़रूर तैयार करना अपने को और ज़रूर लिखना। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा, क्योंकि सामान्य हिंदी के अंतर्गत जहाँ से हमने शुरुआत की है वो एक प्रकार से दूरी है, एक प्रकार से बेस है, एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है। तो इनको समझना, इनको पढ़ना अति आवश्यक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।